गुड मॉर्निंग। ये ट्यूसडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ में क्या पढ़ा रहे थे? क्लास ट्वेल्थ में हम बात कर रहे थे वेव्स। देखो, वेव एक सेक्शन था। वेव का पूरा पूरा वेव हमने कंप्लीट कर लिया है। अब वेव का सेकंड पार्ट हम बात करने वाले। सेकंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेव का फर्स्ट पार्ट जो है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट, और इतना ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। अगर वेव का फर्स्ट पार्ट नहीं भी आता तो आप उसका सेकंड पार्ट देख के आप क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन वेव के सेकंड पार्ट से ही आते हैं। मेंस के एग्जाम में, मेडिकल में ज्यादा क्वेश्चन वेव के सेकंड पार्ट से ही आएगा, जो साउंड वेव है उससे ही आता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में, साउंड वेव के बारे में बात करने वाले हैं। अब साउंड वेव के बारे में कुछ कुछ बेसिक बातें जो आपने लोअर क्लासेस से पढ़ रखे हैं। सबसे पहला क्या है, साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। इसको एक मीडियम चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए। साउंड जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस होता है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करके मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है। तीसरा अगर आपको बताया जाए तो कुछ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ही हम सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हम सुन रहे हैं। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का ही रेंज है जो ह्यूमन ईयर ऑडिबल है। उससे कम का जो साउंड होता है उसको इंफ्रा, 20 हर्ट्ज से जो कम का साउंड होता है इंफ्रासोनिक होता है। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा का जो साउंड होता है वो अल्ट्रासोनिक होता है। तो ये रेंज है जो हम सुन सकते हैं। अच्छा, ये सब बातें हमने पहले भी लोअर क्लासेस में हमने देखा होगा कि साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग कॉज कर रहा है, और ये सब। अब हम क्या करने वाले हैं, साउंड को एज अ वेव ट्रीट करेंगे। अब अगर साउंड वेव है तो उसका इक्वेशन लिखना सीखना है। ठीक है, अच्छा, तुमने शायद सुना होगा कि साउंड का वेव जो प्रोपेगेट करता है वो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन के थ्रू प्रोपेगेट करता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप वो समझोगे तो जब भी हम कुछ बोलते हैं, तो या तो हम एयर को ब्रीद इन करते हैं या एयर को ब्रीद आउट करते हैं। जब आप एयर को ब्रीद इन या ब्रीद आउट करोगे तो आप अपने पास का जो एयर है ना उसको डिस्टर्ब करोगे। आपने जैसे ही एयर को डिस्टर्ब किया, वही डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल होता जाता है, और वो जो वाइब्रेशन है या एयर में जो डिस्टर्बेंस है वही जब हमारे ईयर ड्रम को हिट करता है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम के वाइब्रेशन को हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है, और ये जो ब्रेन जब इंटरप्रेट करेगा तो हमारे को पता चलता है कि हाँ, सामने वाले इंसान ने ऐसा कुछ बोला था। अब सिंस स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा है, और हमारे ब्रेन से जब ईयर ड्रम से जब ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है, ये सब रिट्रीव करने का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा स्पीड से होता है। इसलिए हमको इतना पता नहीं चलता कि इतना जल्दी हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये इस तरह का ही प्रोसेस है। टाइम मतलब धीरे धीरे अगर कोई बहुत समय को रोक दिया जाए तो ऐसा ही कुछ प्रोसेस है। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करेंगे, कंप्रेशन रेफैक्शन कैसे फॉर्म होते हैं ये सब हम देखेंगे। तो मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम के हेल्प से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो स्क्रीन पॉज कर देंगे ताकि वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि मैंने सुना है कि वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा हो जाता है तो आप बोर हो जाते हो। अब तो भाई वीडियो का लेंथ लंबा हो चाहे छोटा हो, अब तो सिलेबस खत्म करना है। 10 लोग ही देखे भाई, कोई भी मत देखो। मैं तो बोलूंगा कि अब तुम मत देखो चाहिए, मैं तो अपलोड कर दूंगा। मेरे को जनवरी एंड तक सिलेबस, सॉरी जनवरी फर्स्ट वीक तक सिलेबस खत्म करना है। ये स्क्रीन शेयर करना था, क्या कर दिए, शेयर स्क्रीन पॉज कर दे रहे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो, ये मैंने क्या किया है, एयर का कॉलम बनाया है t=0 पर। t=0 पर ये जो पिस्टन है वो क्या है, रेस्ट पर है। ये पिस्टन है और ऐसे एयर का कॉलम। ठीक है, अब अभी जो एयर का कॉलम है उसमें अगर आप देखोगे तो जैसा कॉलम ये है वैसा कॉलम ये है, वैसा कॉलम ये है, वैसा कॉलम ये है, वैसा कॉलम ये है, सब सारे के सारे कॉलम एक जैसे। अब क्या करते हैं, ये जो पिस्टन है ना, इस पिस्टन को आगे कंप्रेस करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही पिस्टन को आगे कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो पिस्टन था, पिस्टन को हमने जब कंप्रेस किया तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो पास पास आ गए। मतलब यहाँ से और इसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो जो प्रेशर है, प्रेशर का वैल्यू बढ़ गया, या ऐसा बोल सकते हैं कि डेंसिटी बढ़ गया होगा, क्योंकि अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम कम हो गया, साफ साफ दिख रहा है वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ गया होगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये पिस्टन था। पिस्टन अगर मीन पोजीशन पर था, अगर ये पिस्टन मीन पोजीशन पर है तो सारे के सारे जो गैस मॉलिक्यूल्स के कॉलम है वो एक जैसे यूनिफॉर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट में अगर देखोगे तो मैंने क्या किया, ये जो पिस्टन है मैंने पिस्टन को पहले क्या किया, कंप्रेस किया। अब जैसे ही मैं पिस्टन को कंप्रेस करना स्टार्ट करूंगा, पिस्टन को अगर मैं कंप्रेस करता जाऊंगा तो जो गैस मॉलिक्यूल है उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, या जो प्रेशर होगा उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा,
फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो पिस्टन है ना, इस पिस्टन को कंप्रेस करके दूर ले जाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये पिस्टन था, ये पिस्टन अभी इस वाले फॉर्म पर है, मान लो पिस्टन को अगर मैं वापस से खींचकर अगर यहाँ पे ले आऊं, ये मैं येलो कलर से मैं बना रहा हूँ, पिस्टन को अगर मैं खींचकर वापस से अगर इसके ओरिजिनल पोजीशन पर ले आऊं, वापस से मीन पोजीशन पर ले आऊं, तो जब तक ये मीन पोजीशन पर नहीं आता है तब तक ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या थे, कंप्रेस थे क्या। पिस्टन है, पिस्टन को ऐसे कंप्रेस किया, पिस्टन को कंप्रेस करके वापस से अगर मीन पोजीशन तक लाओगे, तो ड्यूरिंग कंप्रेशन जब तक आप पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हो और जब ये वापस अपने मीन पोजीशन तक आ रहा है, तब तक ये जो गैस का चैम्बर है यहाँ पर कंप्रेशन फॉर्म हो रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही मैं पिस्टन को मीन पोजीशन से दूर ले जाना स्टार्ट करूंगा, अब अगर मैं पिस्टन को मीन पोजीशन से दूर ले जाना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया क्या। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो जो गैस है, अब गैस क्या करता है, जो जितना वॉल्यूम मिलेगा सब ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जो वॉल्यूम पहले मिल रहा था, अब ये गैस क्या करेगा, गैस जो है वो पूरे वॉल्यूम में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो पूरे पूरे वॉल्यूम में ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना। तो जब मैंने ये गैस, ये जो पिस्टन है ये नॉर्मल पोजीशन पे रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए शेयरिंग बंद करूं, हाँ ये पिस्टन है, अगर ये पिस्टन t इक्वल्स टू 0 पर देखोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स अनडिस्टर्ब थे। अब मैंने पिस्टन को ऐसे कंप्रेस करना स्टार्ट किया, जब मैं पिस्टन को ऐसे कंप्रेस कर रहा हूं तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो पास आते जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स पास आते जाएंगे ये बोल सकते हैं, या जो प्रेशर जो डेवलप हो रहा होगा उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा होगा। जब तक कंप्रेशन है, जब तक ये कंप्रेस होता जा रहा है तब तक ऐसा होगा। अच्छा, अब जब मैं वापस उसको खींच के लेके पीछे ले जा रहा हूँ, मीन पोजीशन पर वापस अगर लेके जा रहा हूँ, तब तक तो कंप्रेशन ही है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तब तक क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो नॉर्मल इतने शेप के थे, नॉर्मल इतने शेप के थे, पिस्टन इतना आगे आ गया। अब पिस्टन जब पीछे जा रहा है तभी तो ये कंप्रेशन में है ना, पिस्टन जब यहाँ पे जाएगा तब वो नॉर्मल शेप में आएंगे। अच्छा, अब पिस्टन जब मीन पोजीशन से घूम के वापस से मीन पोजीशन पर आया, तब तक गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए हैं क्या, वो जो गैस का जो मैंने जो स्पेस बांटा था, कॉलम डिवाइड किया था, वो कंप्रेस हो गया। अब उसके बाद पिस्टन को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ पीछे, अब जैसे ही मैं पिस्टन को पीछे शिफ्ट कर रहा हूं तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स, ये जो स्पेस बनेगा नया उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे क्या। अब जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स नॉर्मल से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो जो गैस का प्रेशर है, जो गैस में ने जो प्रेशर डेवलप किया था उसका वैल्यू कम हो जाएगा, या जो डेंसिटी है डेंसिटी का वैल्यू कम हो जाएगा क्या, ऐसा बोल सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जब ये जो पिस्टन था, ये जो पिस्टन है, पिस्टन अगर रेड वाले पोजीशन पर है, येलो से रेड वाले पोजीशन के बीच में कहीं पर भी है, तो जो गैस का मॉलिक्यूल्स है वो कंप्रेस हो रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो रहे हैं, मतलब डेंसिटी बढ़ रहा है या प्रेशर बढ़ रहा है। और जब ये येलो वाले से ग्रीन वाले पोजीशन पर है तो गैस का जो मॉलिक्यूल है, गैस का जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर का वैल्यू क्या होता जा रहा होगा, प्रेशर का वैल्यू कम होता जा रहा होगा, या जो डेंसिटी का वैल्यू है वो कम होता जा रहा है। अब ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया हमने यहाँ पर, ये जो डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट किया, अब ये यहाँ पे रुक जाएगा क्या, नहीं, ये डिस्टर्बेंस आगे फैलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस पिस्टन, ये जो पिस्टन का मोशन हुआ, पिस्टन का जो एसएचएम मोशन हुआ, उसके कारण से क्या होगा, कुछ टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो जो गैस का कॉलम है ना, उसमें कभी मॉलिक्यूल पास, कभी मॉलिक्यूल दूर, कभी मॉलिक्यूल पास, ये दूर का मतलब ना यहाँ से इससे ज्यादा दूर है, ठीक है, ये वाले कंडीशन से ज्यादा दूर है, कभी मॉलिक्यूल पास, कभी मॉलिक्यूल दूर, कभी मॉलिक्यूल पास, कभी मॉलिक्यूल दूर। अब जब मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं तो इनको बोलते हैं कंप्रेशन। जब मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, ये नॉर्मल स्टेज है, ठीक है, ये नॉर्मल स्टेज है। अब यहाँ पे ये थोड़ा ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ये येलो वाला लाइन ना थोड़ा ऐसा ऐसा होता, ऐसा ऐसा, तब यहाँ पे क्या होता, जो जिसमें ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, नॉर्मल से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जब भी साउंड वेव एयर में प्रोपगेट करता है ना, तो वो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बना बना के प्रोपगेट करता है। बात समझ में आ रहा है, कंप्रेशन के टाइम पर जो मॉलिक्यूल्स है, एयर के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, ठीक है, या ऐसा बोल दो कि नॉर्मल, अब एयर का नॉर्मल प्रेशर कितना है, एयर का नॉर्मल अगर प्रेशर बात करें तो 1 atm है। अब अगर कंप्रेशन हुआ, अगर कंप्रेशन हुआ तो मॉलिक्यूल्स क्या थे, पास पास थे, तो एट कंप्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm प्लस चेंज इन प्रेशर। अगर कंप्रेशन है तो जो प्रेशर का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1 atm तो नॉर्मल केस में होता ही है, प्लस डेल्टा पी मॉलिक्यूल्स के पास पास आने के लिए। और रेयर फ्रैक्शन के केस में क्या हो जाएगा, 1 atm नॉर्मल होता है,
माइनस ऑफ डेल्टा पी। बात समझ में आ रहा है क्या? ये डेल्टा पी यहाँ पर क्या है? डेल्टा पी जो है वो चेंज ऑफ प्रेशर है, चेंज ऑफ प्रेशर। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो पिस्टन का मोशन हुआ है, पिस्टन का मोशन के कारण क्या हुआ, इसमें जो वेव जनरेट हुआ उसका इक्वेशन लिखना है। अब यहाँ पर बेसिकली तीन इक्वेशन होते हैं, तीन इक्वेशन है, एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, एक प्रेशर इक्वेशन है और एक डेंसिटी इक्वेशन है। मैं थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के बारे में बता दूंगा, प्रेशर इक्वेशन और डेंसिटी इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन अपने कोई काम का नहीं, ठीक है? तो मैं थोड़ा इसको स्क्रीन पॉज करके पीछे ले जाऊंगा, तब मैं वापस से डायग्राम पे आ जाऊंगा तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है? तो आप इतना स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, इतना याद रखो, जो आपने डिस्टर्बेंस जो पिस्टन ने किया वही मेरे एयर के सारे मॉलिक्यूल्स रिपीट करने वाले, यही तो वेव में चलता है ना। जब नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है, जब नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है तो वो कंप्रेशन का केस है, जब नॉर्मल प्रेशर से कम प्रेशर है तो वो रेरफैक्शन का केस है। डेंसिटी के टर्म्स में बोलोगे, एयर का डेंसिटी जनरली 1.293 ऐसा कुछ होता है। अगर नॉर्मल डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी है मतलब वो कंप्रेशन है, नॉर्मल डेंसिटी से कम डेंसिटी है मतलब वो रेरफैक्शन। बात समझ में आ रहा है? अब मैं स्क्रीन पॉज करूंगा और थोड़ा पीछे जाऊंगा क्योंकि मेरे को इक्वेशन लिखाना सीखना है। स्टार्ट करते हैं। तो अब ना इक्वेशन लिखना सीखेंगे, ठीक है? साउंड वेव का इक्वेशन लिखेंगे और कौन सा इक्वेशन लिखना है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब देखो कैसे, अब अगर आपको याद हो तो जब वेव का इक्वेशन लिखते थे धागे में, इस तरह से धागे में जब वेव का इक्वेशन लिखना होता था तो हमें क्या होता था कि ये जो सोर्स का पार्टिकल है इसका इक्वेशन पता होता था, ए साइन ओमेगा टी, ऐसा मान लेते थे। और क्या करते थे, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल एज्यूम करते थे और इस पार्टिकल का अपने को इक्वेशन लिखना है। इस पार्टिकल का y में जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी टाइम t पर, जो इक्वेशन होता था वही मेरा वेव का इक्वेशन आता था। तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ तो ऐसा इक्वेशन हमारे पास आता था, ठीक है? तो ये वेव का इक्वेशन, अब ये वेव का जो इक्वेशन होता था वो x और टाइम दोनों का फंक्शन होता था। अब यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर इक्वेशन लिखना आसान था, क्यों? क्योंकि हम क्या करते थे, सोर्स से x डिस्टेंस वाले पार्टिकल का इक्वेशन देखते थे जो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कोई y के पोजीशन पर होता था, ठीक है? अब इसमें क्या दिक्कत है, जो ये मेरे पास ट्रांसवर्स वेव था। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या दिक्कत है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर आप सोचोगे तो ये मेरा ये जो पिस्टन है, पिस्टन मेरा सोर्स के जैसा काम करेगा। अब अगर यहां से आप x डिस्टेंस पर जाकर एक पार्टिकल का इक्वेशन लिखोगे तो जिस अब यहां से x डिस्टेंस और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी इसी के अलोंग हो रहा है क्या? तो अगर इसके लिए भी x यूज करोगे और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी x यूज करोगे तो फालतू का कंफ्यूजन हो जाएगा ना। जैसे थ्रेड वाले में डिस्प्लेसमेंट तो y के अलोंग होता था, x डिस्टेंस पे जाकर किसी पार्टिकल का y जो डिस्प्लेसमेंट था वो देख लेते थे। अब यहाँ से x डिस्टेंस पर जाकर किसी का अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो अगर यहाँ पर भी x यूज करोगे, यहाँ पर भी x यूज करोगे तो कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए ना s यूज करते हैं, x डिस्टेंस पर जाके किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट s देखना है। अब अगर ये सोर्स का इक्वेशन, अगर ये सोर्स है, सोर्स जो था ये सिंस SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर इसका इक्वेशन है s इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी, एस इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेव बन के आता है, जो डिस्प्लेसमेंट वेव ये जो डिस्प्लेसमेंट वेव बन के आता है, इस डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, एस इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो याद रख लेंगे बस, जैसे नॉर्मल वेव का इक्वेशन होता था। बस यहाँ पर क्या है, ऐसा समझ लो कि यहाँ से सोर्स से किसी x डिस्टेंस पर, सोर्स से किसी x डिस्टेंस पर कोई एयर का कॉलम था जिसका डिस्प्लेसमेंट s है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट s है। तो उसका जो इक्वेशन आ रहा है s इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अगर तुम x को चेंज करना स्टार्ट कर दोगे तो अलग अलग कॉलम का इक्वेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, कभी इस वाले कॉलम का, कभी इस वाले कॉलम का, कभी इस वाले कॉलम का। और अगर आप टाइम को फिक्स कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये SHM का इक्वेशन, अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइम को फिक्स कर दिया तो ये s और x में इक्वेशन बन रहा है, मतलब ये जो वेव जो स्लोप y और x का जैसे ग्राफ बनता था वैसे ही s और x का ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो इक्वेशन होता है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेव के अलावा एक और वेव चलता है जिसको हम क्या बोलेंगे,
प्रेशर वेव। अब प्रेशर वेव का इक्वेशन, अब इसका डेरिवेशन भी है लेकिन डेरिवेशन अपने काम का है नहीं, तो हम डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पढ़ने वाले। जो प्रेशर वेव होता है डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो इसका प्रेशर वेव होगा, प्रेशर वेव का इक्वेशन ऐसा होता है डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये डेल्टा पी नॉट क्या होता है? डेल्टा पी नॉट होता है बीटा के टाइम्स ऑफ एस नॉट। बीटा क्या है? तो बीटा यहाँ पर होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, या इसको हम बोलते थे बल्क मॉड्यूलस। बीटा को हम बोलते थे बल्क मॉड्यूलस। मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स में यंग्स मॉडुलस डिफाइन करते हैं और लिक्विड्स और गैसेस में बल्क मॉडुलस डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, के क्या है? तो के यहाँ पर एंगुलर वेव नंबर है। के यहाँ पर क्या है? एंगुलर वेव नंबर। और एस नॉट क्या है? तो एस नॉट जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। एस नॉट मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता था, जैसे ये ऐसे था, तो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो सकता है? तो वो एस नॉट था, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेशर वेव। तो प्रेशर वेव में लिखा हुआ हर एक बात आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। पहले तो अगर आप इन दो इक्वेशन को एकदम ध्यान से देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे साइन का टर्म दिख रहा है, यहाँ पे कॉस का टर्म दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको थोड़ा गायब करते हैं, कि जो प्रेशर वेव है, प्रेशर वेव का इक्वेशन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? कॉस के प्लेस में मैं ये लिख दे रहा हूं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। जो भी बातें मैं बोल रहा हूं वो याद रख लेना है, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा वो बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, या जो मैं बताता जा रहा हूँ ना उसको नोट करते जाना बस। तो यहाँ पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव को कंपेयर करोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि प्रेशर वेव and displacement wave, pressure wave and displacement wave has a phase difference of पाई बाई 2। प्रेशर वेव और जो डिस्प्लेसमेंट वेव है दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है। कितने का फेज डिफरेंस है? तो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है साउंड के केस में प्रेशर वेव का इक्वेशन। अब प्रेशर वेव का इक्वेशन आ गया डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी नॉट कॉस इतना। अब बोलोगे सर ये डेल्टा पी क्या है? तो यहाँ पे ये जो मैंने डेल्टा पी लिखा है ना इस इक्वेशन में, यहाँ पर ये डेल्टा पी जो है वो है एक्सेस प्रेशर। डेल्टा पी जो है वो है एक्सेस प्रेशर, ठीक है। और डेल्टा पी नॉट क्या है? एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड। एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड। सर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा सर। देखो भाई साहब, जैसे हमने जब यहाँ पर ये जो पिस्टन था, पिस्टन को शिफ्ट किया, तो पिस्टन मैक्सिमम इतना डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। अब पिस्टन अगर मैक्सिमम इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब प्रेशर का क्या होगा? एक मैक्सिमम वैल्यू होगा ना जितने से वो चेंज किया जा सकता है। तो डेल्टा पी नॉट जो है वो कितने से प्रेशर को, देखो नॉर्मल केस में प्रेशर कितना था? 1 atm। नॉर्मल केस में वेव चल रहा है, प्रेशर कितना है? 1 atm का है। अब डेल्टा पी नॉट, मान लो ये जो डेल्टा पी नॉट है, इस डेल्टा पी नॉट का वैल्यू जो है वो मान लो वो है 0.1 atm, 0.1 atm 0.1 atm ऐसा है। डेल्टा पी नॉट का वैल्यू 0.1 atm। अब 0.01 atm जो है वो मैक्सिमम प्रेशर में चेंज लाया जा सकता है। 1 atm है और मैक्सिमम चेंज कितना ला सकते हैं? 0.01। इसका मतलब जो मैक्सिमम प्रेशर में चेंज होगा, या किसी भी पॉइंट का जो मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है वो क्या हो सकता है? किसी भी पॉइंट का, अब मेरा इसका काम हो गया है, इसको हटा देते हैं। किसी भी पॉइंट का अगर मैं मैक्सिमम, मेरे पास देखो पहले तो ये जो इक्वेशन है उसको एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन मेरे पास आया है डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। पहला बात तो हमने ये नोट कर लिया कि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच में क्या है? पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेल्टा पी नॉट है वो क्या होता है? बीटा टाइम्स ऑफ के एस नॉट। मतलब ये एक तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा,
दूसरा ये मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है कि एयर जो है, जो भी मीडियम है, उसका बल्क मॉडुलस क्या है। तो यहां पर अगर देखोगे तो जितना ज्यादा कंप्रेशन हो सकता है उतना ज्यादा प्रेशर में वेरिएशन ला सकते हैं। क्या डेल्टा पी नॉट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। अब ये जो डेल्टा पी हम लिख रहे हैं ना किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ये जो डेल्टा पी है वो एक्चुअल में क्या है, डेल्टा पी का मतलब हो जाएगा पी प्रेशर एट एनी पॉइंट, प्रेशर एट एनी पॉइंट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, डेल्टा पी का मतलब क्या है, प्रेशर एट एनी पॉइंट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या आप ऐसा समझ लो कि किसी भी इंस्टेंट का अगर आपको प्रेशर लिखना है ना, प्रेशर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का अगर आपको प्रेशर लिखना है तो आप क्या कर देना, पी एटीएम पे डेल्टा पी का वैल्यू ऐड कर लेना। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझते हैं हो क्या रहा है सर, चल क्या रहा है ये। जैसे हमने क्या बताया था, जो हमारे पास एयर है, जो एयर है, एयर का नॉर्मल प्रेशर क्या है, 1 एटीएम का है। पी एटीएम का वैल्यू हमें हमेशा पता है, वेव चले ना चले, प्रेशर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू है वो तो 1 एटीएम का है। बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। अच्छा, मान लो डेल्टा पी नॉट मतलब जो मैक्सिमम प्रेशर में चेंज लाया जा सकता है साउंड के प्रोपगेशन से, उसका वैल्यू है 0.01 एटीएम। मान लो इतना मैक्सिमम चेंज ला सकते हैं। लेकिन ये जो जीरो, अब पूरा पूरा वेव इक्वेशन देखोगे तो डेल्टा पी नॉट के साथ एक कॉस का वैल्यू भी लगा हुआ है ना। अब कॉस का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू अगर 1 है तो प्रेशर जो होगा किसी भी पॉइंट का, प्रेशर एट एनी पॉइंट, प्रेशर एट एनी पॉइंट का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो 1.01 एटीएम होगा क्या। और प्रेशर एट एनी पॉइंट का जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है, प्रेशर एट एनी पॉइंट का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 1 माइनस 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 9.0999 हो जाएगा, 09.99 एटीएम हो जाएगा क्या। इसका मतलब ये है कि जब कंप्रेशन फॉर्म होने वाला है तो प्रेशर का वैल्यू, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो 1.01 एटीएम रहेगा, और जब कोई कंप्रेशन नहीं है तो 1 रहेगा। मैक्सिमम कंप्रेशन पे 1.01 और जब कोई कंप्रेशन नहीं है तो 1 एटीएम। इसका मतलब जब ये बीच में आ रहा होगा तब भी तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। अब 1.01 से कम होगा लेकिन 1 एटीएम से ज्यादा होगा क्या, बात समझ में आ रहा है। उसी तरह जब ये मीन पोजीशन से उधर जा रहा होगा, तो जब ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी यहाँ पर होगा, एस नॉट का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो प्रेशर का वैल्यू मिनिमम होगा, कितना हो जाएगा 9.99। फिर जब ये वापस यहाँ पर आएगा तो प्रेशर 1 एटीएम हो गया ना, तो 9.99 एटीएम से, और यहाँ पर सॉरी ये 0.99 होना चाहिए, 0.99 एटीएम से ये 1 एटीएम हो गया। तो प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है ना। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे हम लिखते थे ना एस इक्वल्स टू, या जो नॉर्मल वेव लिखते थे y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस ओमेगा t माइनस के एक्स। अब मेरे को पता था कि मैक्सिमम वो a जा सकता है, मैक्सिमम वो a जा सकता है, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता था वो तो y से लिखते थे ना। तो उसी तरह मैक्सिमम प्रेशर में चेंज डेल्टा पी नॉट का हो सकता है, लेकिन किसी भी इंस्टेंट का अगर प्रेशर दिखना है तो क्या लिखेंगे, प्रेशर चेंज लिखेंगे, तो डेल्टा पी। अब ये जो डेल्टा पी है ये प्रेशर नहीं है, ये याद रखेंगे, डेल्टा पी जो है वो क्या है, चेंज ऑफ प्रेशर है। डेल्टा पी जो है वो चेंज ऑफ प्रेशर है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, डेल्टा पी का वैल्यू अगर पॉजिटिव मिलेगा आपको, अगर डेल्टा पी का वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा पी पॉजिटिव कब मिलेगा, जब पी एट एनी पॉइंट का वैल्यू ज्यादा होगा पी एटमॉस्फेरिक से। तो अगर डेल्टा पी का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है मतलब वहां पर कंप्रेशन फॉर्म हुआ होगा, वहां पर क्या फॉर्म हुआ होगा, कंप्रेशन। उसी तरह अगर डेल्टा पी का वैल्यू आपको नेगेटिव मिल जाए, डेल्टा पी का वैल्यू नेगेटिव मिल जाए मतलब वहां पर क्या फॉर्म हुआ होगा, रेयर फ्रैक्शन फॉर्म हुआ होगा। अब डेल्टा पी नेगेटिव तब होगा जब प्रेशर एट एनी पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रेशर वेव का इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन याद रखना है, सारे टर्म्स क्या बता रहे हैं वो याद रखना है, और डेल्टा पी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस पॉइंट पर जो भी प्रेशर गिवन है माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर करेगा तो उस पॉइंट का डेल्टा पी हो जाएगा। आई होप ये डेल्टा पी और डेल्टा पी नॉट का मतलब आपको समझ में आ रहा है। डेल्टा पी नॉट एम्पलीट्यूड के जैसा है और डेल्टा पी जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब जैसा यहाँ पर प्रेशर वेव हमने लिखा है उसी तरह से एक डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन भी बनता है, एक डिस्प्लेसमेंट वेव का भी इक्वेशन बनता है। अब डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन कैसा लिखेंगे, तो डेल्टा रो इक्वल्स टू रो के एस नॉट, रो के एस नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स।
जैसे प्रेशर वेव का इक्वेशन आया था वैसे ही हमारे पास डेंसिटी वेव का भी इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। अब डेंसिटी वेव बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, अगर कहीं पूछा जाए तो आप याद रख लेना। ये डेल्टा रो क्या है, डेल्टा रो है चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी में चेंज आ रहा था, हम देख रहे थे चेंज इन डेंसिटी। और रो के एस नॉट, रो के एस नॉट क्या है, मैक्सिमम चेंज जो डेंसिटी में हो सकता है, मैक्सिमम चेंज जो डेंसिटी में हो सकता है, मैक्सिमम चेंज जो डेंसिटी में हो सकता है, में हो सकता है। ये मेरे पास रो के एस नॉट का वैल्यू हो गया, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास डेल्टा रो आ गया। अब अगर आप देखोगे तो नॉर्मल जो अगर मेरे पास एयर होता बिना किसी कंप्रेशन, बिना किसी रेयर फ्रैक्शन का, तो उसका जो डेंसिटी है ना वो 1.293 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। अब अगर कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन के केस में, कंप्रेशन के केस में डेंसिटी एट एनी पॉइंट जो होगा, डेंसिटी एट एनी पॉइंट जो होगा वो 1.293 से ज्यादा होगा, और डेंसिटी एट एनी पॉइंट रेयर फ्रैक्शन के केस में 1.293 से कम होगा। तो इस तरह से तीन इक्वेशन साउंड के वेव में होते हैं। सिंपल सा आपको इक्वेशन याद रखना है, कहां से आया इक्वेशन, कैसे आया इक्वेशन, इसके बारे में मत सोचना, आपको सिर्फ इक्वेशन याद रखना है। बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है प्रेशर इक्वेशन। प्रेशर इक्वेशन है डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और डेल्टा पी नॉट जो है वो है डी के एस नॉट, बक्स नॉट, डी के एस नॉट बक्स नॉट उसका इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ अ साउंड या वेलोसिटी ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी हमने कैलकुलेट देखा था ना, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, फिर से डेरिवेशन अपने कोई काम का नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ स्किप कर रहा हूं, डेरिवेशन अपने काम का है नहीं, ठीक है, वो हायर फिजिक्स में जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे साउंड वेव, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कभी भी अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेव वेलोसिटी जानना है तो v इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ बीटा अपॉन डेंसिटी होता है, बीटा अपॉन डेंसिटी व्हेन longitudinal wave, when longitudinal wave is moving, when longitudinal wave is moving in fluid, जब भी longitudinal wave fluid में मूव करेगा तो उसका वेव वेलोसिटी लिखेंगे रूट ओवर बीटा अपॉन रो। फिर से बीटा क्या है, तो बीटा होगा बल्क मॉडुलस, बीटा होता है बल्क मॉडुलस, इसका उल्टा कंप्रेसिबिलिटी होता है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन, हाँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज बल्क मॉडुलस। ये सब आप शायद आपको आता हो। रो क्या है यहाँ पर, तो डेंसिटी है। रो यहाँ पर क्या है, तो रो यहाँ पर डेंसिटी है। उसी तरह से अगर मैं साउंड का वेलोसिटी कैलकुलेट करता या लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेलोसिटी सॉलिड्स में कैलकुलेट कर दूंगा तो यहाँ पर गामा आ जाएगा। व्हेन लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हेन longitudinal wave, longitudinal wave is moving, longitudinal wave is moving in, longitudinal wave जो है वो कहां पे चल रहा है, longitudinal wave is moving in a solid। जब longitudinal wave solid में चलेगा तो solid के लिए क्या डिफाइंड होता है, गामा डिफाइंड होता है। तो गामा यहां पर क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, फिर से इसका डेरिवेशन कोई काम का नहीं, अभी तक जितना भी बताया है ना, जो बताया है वो कॉपी में लिखना है और समझ के याद कर लेना है बस, कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है और उसका मेरे को वेव वेलोसिटी जानना है तो बीटा अपॉन रो फॉर फ्लूइड्स में और गामा अपॉन रो सॉलिड्स में। अच्छा, इन सब से अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे न्यूटन भाई साहब, तो हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो न्यूटन फॉर्मूला है, न्यूटन्स फॉर्मूला है, वो एग्जाम, स्कूल, कॉलेज, कोई भी एग्जाम होगा, ठीक है, जीवन मरण का भी अगर तुम्हारा एग्जाम होगा, स्वर्ग नरक में अगर तुम्हारा एंट्री होगा तो तुमसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई साहब न्यूटन्स फॉर्मूला से आप क्या समझते हो। तो अब ये जो न्यूटन फॉर्मूला है वो क्या है, तो एज यूजुअल न्यूटन भाई साहब हर जगह प्रेजेंट है, सर्वव्यापी थे वो, उनको बहुत फिजिक्स आती थी, जितना उनको आती थी उतना किसी को आती नहीं थी।
न्यूटन भाई साहब यही बोलते थे, बाकियों की को आती नहीं और मेरी जाती नहीं, न्यूटन भाई साहब ऐसे ही बोलते थे फिजिक्स के मामले में। अब न्यूटन भाई साहब ने ये बोला ना कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड in air, propagation of sound in air through compression and rarefaction, through compression and rarefaction is an isothermal process, is an isothermal process। और जनरली ये सही भी लग रहा था। क्यों सही लग रहा था? ये ऐसा तो होता नहीं कि जब मैंने कुछ बोला तो हवा गर्म हो गया, अपन ने कुछ बोला, तुमने कुछ बोला, या जब बहुत ज्यादा गुस्से में लोग बातचीत कर रहे तो माहौल गर्म होता है। माहौल गर्म होता है मतलब टेंस माहौल होता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि जब आपस में लड़ाई हो रही तो माहौल गर्म हो गया। माहौल गर्म हो गया इसका मतलब ये तो नहीं कि आसपास का जो हवा है वो गर्म हो गया, उसका तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं। तो न्यूटन भाई साहब ने यही बोला कि सिंस टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड जब एयर में होता है तो वो जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। बिल्कुल सही। अब न्यूटन से पहले तक ये अपने को पता था कि स्पीड ऑफ साउंड जो होगा उसका फॉर्मूला है बीटा अपॉन रो, सॉरी बीटा अपॉन रो, रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। बिल्कुल सही। और बीटा जो है वो बल्क मॉडुलस है, एयर में बात हो रहा है तो बल्क मॉडुलस है। बल्क मॉडुलस को हमने डिफाइन किया है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब एक्सेस प्रेशर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब एक्सेस प्रेशर, या इसको ऐसा वॉल्यूमेट्रिक डेल्टा पी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, और ये माइनस के साथ आता है। ये बीटा को मैंने आपको डिफाइन करके बताया है। इसी को अगर मैं चेंज बहुत छोटा है तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ dp अपॉन dv अपॉन v। देखो डेरिवेशन अगर डेरिवेशन तो ये रखना ही पड़ेगा भाई साहब, स्कूल कॉलेज के एग्जाम में भी डेरिवेशन पूछते हैं तो डेरिवेशन तो रखना पड़ेगा। तो बीटा एस माइनस dp dv अपॉन v। अब इसको क्या करते हैं ना, सिंप्लीफाई करते हैं। बिल्कुल कैसे कैसे लाएंगे ये सब, क्या करना पड़ेगा? तो हम ये जानते हैं कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, अब न्यूटन भाई साहब उस समय जब न्यूटन ने ये सब बोला ना तो न्यूटन उस समय गॉड की उपाधि पे थे। मतलब न्यूटन को भाई साहब लोग उनको गॉड मानते थे कि न्यूटन भाई साहब ने बोला है मतलब सही है, न्यूटन जी ने बोल दिया मतलब सही होगा ये। अब अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। बिल्कुल सही। अब अगर पीवी कांस्टेंट है ना, मैं दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो एक बार पी को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन कर दिया, नेक्स्ट टाइम क्या कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर का डिफरेंशिएशन रख दिया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है। इसका मतलब पी डीवी जो है वो माइनस ऑफ बी डीपी के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखा जाए अगर तो P का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ बी डी पी अपॉन डीवी, लिख सकते हैं इस तरह से। इसका मतलब जो प्रेशर है उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डीपी अपॉन डीवी। अब ये v है ना, उसका आप डिनोमिनेटर में जब ला के रखोगे तब आप इस इक्वेशन से ऐसा बना सकते हो, क्योंकि ये वॉल्यूम ऊपर जाके जब जाएगा तो ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। अब ये जो प्रेशर का वैल्यू आ रहा है, ये जो प्रेशर का वैल्यू आ रहा है ये कहीं कहीं देखा देखा लग रहा है। कहाँ देखा लग रहा है? ये प्रेशर और ये बीटा, अगर बीटा का एक्सप्रेशन देखोगे और प्रेशर का एक्सप्रेशन देखोगे दोनों मैच कर रहे हैं क्या? इसका मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन भाई साहब, न्यूटन भाई साहब के अकॉर्डिंग उन्होंने जो कैलकुलेशन किया उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि प्रेशर जो है वो प्रेशर का वैल्यू, गैस के प्रेशर का वैल्यू जो है किसी भी इंस्टेंट पे वो बल्क मॉडुलस के इक्वल आ जा रहा है क्या? अब अगर प्रेशर का वैल्यू बल्क मॉडुलस के इक्वल आ जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, जहां पर भी बल्क मॉडुलस है हमारे पास फॉर्मूले में वहां पे प्रेशर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं v इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ बीटा के प्लेस में मैंने p रख दिया और रो का मतलब डेंसिटी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1.013 into 10 to power 5 पास्कल है, अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू। और डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो 1.293 ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में। अब इन दोनों को जब डिवाइड करोगे ना तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 280 मीटर पर सेकंड का। अब ये नहीं सोचना कि सर ने तो तूफानी कैलकुलेशन कर दिया, ये सब याद है भाई साहब, ठीक है, ये सब अपने जमाने में पढ़ा था, अभी तक याद है ये सब। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू कितना आ रहा है, 280 मीटर पर सेकंड। मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन भाई साहब
जो फॉर्मूला आ रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन भाई साहब, जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या है, वो 280 मीटर पर सेकंड का है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 280 मीटर पर सेकंड का है, लेकिन एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू देखा गया था तो 332 मीटर पर सेकंड का वैल्यू आया था। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड का था वो एक्चुअल में 280 मीटर पर सेकंड का आ गया था। अब वैल्यू तो साफ साफ गलत है, लेकिन फिर भी उस समय न्यूटन का इतना बोलबाला था, न्यूटन से लोग इतना डरते थे या इतना उसको भगवान मानते थे कि उसको लगता था नहीं, नेचर ही गलत है, नेचर ही गलत है, वैल्यू 332 280 ना 332 दिखा रही है। मतलब उस समय न्यूटन को चैलेंज करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो गलत आंसर था। तो कुछ तूफानी लोग होते थे जो डेयरिंग होते थे, वो स्प्राइट और वो क्या 7 अप और माउंटेन ड्यू सब पी के रखते थे, वो डेयरिंग होते थे, उनमें डेयरिंग होती थी, वो क्या करते थे न्यूटन को भी चैलेंज कर सकते थे। तो न्यूटन फॉर्मूला में न्यूटन, अब देखो न्यूटन फॉर्मूला में याद क्या क्या रखना है। न्यूटन फॉर्मूला में एक तो याद रखना कि न्यूटन भाई साहब ने बोला कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं हो रहा है तो हमने सॉल्व करके देखा तो जो वैल्यू आ रहा था वो 280 मीटर पर सेकंड का आ रहा था। अब वैल्यू सही तो था नहीं, तो न्यूटन के बाद न्यूटन के ही काम को करेक्ट किया एक लैपलेस नाम के साइंटिस्ट ने। लैपलेस बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। आप लैपलेस को, अब न्यूटन को अगर रॉन्ग प्रूफ करना है तो कोई छोटे मोटे इंसान की बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं और आप चाह के न्यूटन को गलत प्रूफ कर सकते हैं। न्यूटन को गलत प्रूफ करने के लिए ढंग का वैल्यू होना, ढंग का इंसान होना चाहिए, और शायद हम इतने ढंग के इंसान नहीं। तो हम बात करते हैं लैपलेस करेक्शन। अब ये दोनों ना, जैसे जय के साथ वीरू फ्री में आता है, जैसे मैगी के साथ मसाला फ्री में आता है, उसी तरह न्यूटन फॉर्मूला के साथ लैपलेस करेक्शन भी फ्री में आता है। ठीक है, तो जब भी न्यूटन फॉर्मूला के बारे में बात, अब लोग सर न्यूटन जब फॉर्मूला गलत बताता था तो क्यों पढ़ा गया, ये एज ए ट्रिब्यूट है। न्यूटन का जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एज ए ट्रिब्यूट है, क्योंकि न्यूटन भाई साहब ने फिजिक्स को बहुत ही आसान बना दिया है। अब लैपलेस करेक्शन देखते हैं। लैपलेस भाई साहब ने बोला कि सिंस since the formation of compression and rare fraction is too fast since the formation of compression too fast, then one can say propagation of sound, propagation, propagation of sound in air is an adiabatic process. अब एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर आपको पहचान याद हो तो ऑल सडन प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक प्रोसेसेस, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? सडन प्रोसेसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते थे। तो लैपलेस भाई साहब ने इसी को यूज किया। उन्होंने बोला कि सिंस ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का जो फॉर्मेशन है वो इतना जल्दी हो रहा है कि हीट एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अब हीट एक्सचेंज होने का टाइम नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब जब हीट का प्रोपगेशन एयर में होगा तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, वो कैसा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कहानी चलती है कि पीवी गामा जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। अब बहुत सारे लोग गामा वामा भी भूल गए होंगे कि क्या गामा सर, हंगामा हम जानते हैं, गामा तो हम जानते ही नहीं। गामा जो होता था 1+2 डिवाइडेड बाई एफ। गामा यहाँ पे CP/CD का रेशियो होता था 1+2 डिवाइडेड बाई एफ, इसको गामा बोलते थे। एफ यहाँ पर होता था डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ यहाँ पर क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए 3 था, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटॉमिक के लिए 5 था, और ट्रायटॉमिक के लिए 6 और 5, डिपेंड करता है किस तरह का स्ट्रक्चर था। और ये गामा जो है वो एक्चुअल में CP/CD का रेशियो है। CP मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CD है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सब अपने को याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो किसी फ्रॉड का कॉल आ रहा है, तो फ्रॉड का कॉल आ रहा है तो मैं नहीं उठाऊंगा। एक बार उठा लूं क्या, देख लेता हूँ क्या फ्रॉड करने वाला है मेरे साथ। फ्रॉड ने कैंसिल कॉल ही कट कर दिया, डरते हैं यार लोग मेरे से। पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब यहां पर भी क्या करते हैं ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं।
पहले पी को कांस्टेंट रख देते हैं, वी गामा को डिफरेंशिएट करेंगे। वी गामा को जब डिफरेंशिएट करोगे तो गामा सामने आ जाएगा और वी गामा -1 हो जाएगा, ठीक है, डीवी प्लस वी गामा कांस्टेंट रख दो और डीपी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर से क्या लिख सकते हैं, पी गामा, वी गामा -1 को ना ऐसा लिख देते हैं, वी गामा डिवाइडेड बाई वी इंटू डीवी इक्वल्स टू वी गामा डीपी माइनस के साथ। अब अगर देखोगे तो ये वी गामा और ये वी गामा कैंसिल किया जा सकता है, तो यहाँ पर गामा इंटू पी का वैल्यू जो है, गामा इंटू पी का वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ डीपी इंटू वी डिवाइडेड बाई डीवी के इक्वल आ रहा है। तो गामा पी को क्या लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ डीपी डीवी अपॉन वी लिख सकते हैं क्या। अब ये तो बल्क मॉडुलस के इक्वल आ जा रहा है सर, अगर ये बल्क मॉडुलस के इक्वल आ जा रहा है तो हमने अभी पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो स्पीड है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो स्पीड होता है v, उसका वैल्यू है रूट ओवर ऑफ बीटा अपॉन रो। अब v का वैल्यू अगर आप पुट करोगे, बीटा का वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो बीटा के प्लेस में गामा इंटू पी डिवाइडेड बाई रो पुट करेंगे। अब यहाँ पर गामा एयर का होता है 1.42, ये सब याद रखने वाला डेटा है। गामा फॉर एयर इज 1.42, गामा फॉर ये प्रेशर का वैल्यू अभी बताया था 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और डेंसिटी जो है वो 1.293 मीटर पर, सॉरी मास है ना, तो केजी पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी है। इन सब के वैल्यूज को जब आप यहाँ पे रखोगे ना तो ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आता है वो अप्रोक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाता है अप्रोक्सीमेट में। इसका मतलब क्या है कि लैपलेस भाई साहब ने जो बोला था वो सही बैठ गया। क्यों सही बैठ गया, क्योंकि उसको सॉल्व करने के बाद साउंड का जो वैल्यू 332 मीटर रूम टेम्परेचर में यही होता है वैल्यू, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा था। तो आपको देखो दो चीजें याद रखनी, कॉलेज के एग्जाम में पूछते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला और लैपलेस करेक्शन। तो न्यूटन ने बोला था कि आइसोथर्मल है, लैपलेस ने उसको बोल दिया कि नहीं एडियाबैटिक है, और उसने फॉर्मूला इस तरह से डिराइव कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है ना गामा पी अपॉन रो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना पड़ेगा। अब सिंस ये सब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एयर में कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये सब जो कैलकुलेट कर रहे थे वो एयर में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत आइडियल गैस लॉ यूज करना स्टार्ट करते हैं। अब हमने आइडियल, ये फॉर्मूला तो है ही, ठीक है, इस फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पी और रो दोनों वेरिएबल है, पी रो गामा चेंज करो तब आपको वैल्यू मिल जाएगा। एक और फॉर्मूला है जिसमें न्यूमेरिकल बना के वो पूछते हैं, क्या बोलते हैं कि हम जानते हैं कि पीवी इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी होता है आइडियल गैस इक्वेशन। पी यहाँ पर प्रेशर है, वी यहाँ पर वॉल्यूम है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, आर यहाँ पर, देखो आर का वैल्यू हमेशा से 8.314 यूज करेंगे, कुछ और वैल्यू यूज करना ही नहीं है फिजिक्स में, हमेशा आर का वैल्यू 8.314 यूज करेंगे। और एक कंडीशन साथ में याद रख लेंगे, when all other values are kept, when all other values are kept in SI standards, in SI unit, all other values are kept in SI, मतलब प्रेशर को पास्कल में रखना, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रखना, एन मोल्स में रखना, मोल्स अगर मॉलिक्यूलर मास अगर यूज करोगे तो केजीज में रखना, टी केल्विन में यूज करना, ये सब। अब यहां से देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, ये सब हमने वहां पे भी पढ़ा था, आइडियल गैस लॉ में भी पढ़ा था, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वापस से याद कर लो, पढ़ो, अभी काम ही है पढ़ना। एन के प्लेस में लिख देंगे एम डिवाइडेड बाई एम नॉट। अब ये जो एम नॉट है या ऐसा यूज किया था शायद वहां पे, कैपिटल एम होता है गिवन मास, कैपिटल एम होता है गिवन मास, और एम नॉट मैं यूज करता हूँ एम नॉट में यूज करता हूँ मॉलिक्यूलर मास के लिए, एम नॉट में यूज करूंगा मॉलिक्यूलर मास के लिए, ठीक है। एम इज गिवन मास, जो भी गैस है उसका गिवन मास, और एम नॉट उसका मॉलिक्यूलर मास है, आर इंटू टी। तो मेरे पास इक्वेशन ऐसा है, P इक्वल्स टू एम अपॉन वी आर टी अपॉन एम नॉट, लिख सकते हैं ऐसा। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होता था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, और ये मास है टोटल मास ऑफ द गैस, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये डेंसिटी हो गया क्या,
तो P अपॉन रो का जो वैल्यू है वो RT अपॉन एम नॉट हो जाएगा। अब P अपॉन रो का जो वैल्यू आया है, ये P अपॉन रो का जो वैल्यू आया है उसको अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का वैल्यू जो आता है वो आता है सीधा सीधा गामा आर टी अपॉन एम नॉट। निहायत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑल, हीरो के हीरो, ठीक है, सुपरस्टार फॉर्मूला है ये। v का वैल्यू है गामा आर टी अपॉन एम नॉट। अब ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर, इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं इसको? क्योंकि इसमें अगर देखोगे तो आर एम नॉट ये सब कांस्टेंट है, मतलब आप टी का वेरिएशन से वेलोसिटी किस तरह से वैरी करेगा ये बता सकते हो क्या? बात समझ में आ रहा है? और जब आप आइडियल गैस लॉ पढ़ते हो, जब आप आइडियल गैस लॉ पढ़ते हो तो वहां पे हमने देखा है ऐसे ऐसे फॉर्मुलाज आपको और भी मिले थे। जैसे अगर आपको याद है 3 RT अपॉन एम नॉट वी आर एम एस का वैल्यू, 2 RT अपॉन एम नॉट वी मोस्ट प्रोबेबल, और वी एवरेज है 8 RT अपॉन पाई एम नॉट। ऐसा कुछ हमने फॉर्मूला वहां पे पहले भी देख लिया है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में बताता हूं क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन बोला जाए, क्वेश्चन ऐसा बोला गया है, find the speed of sound in oxygen, find the speed of sound in oxygen gas at 300 केल्विन। अब मैं सॉल्व नहीं करने वाला, मैं आपको बस बता दूंगा कि वैल्यूज रखना है कैसे। अब ऑक्सीजन गैस पे 300 केल्विन पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। गामा का वैल्यू है 1 + 2 डिवाइडेड बाई एफ। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है? डाई मॉलिक्यूल है, डाई मॉलिक्यूल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? डाई मॉलिक्यूल, ट्राई मॉलिक्यूल, डायटोमिक, सॉरी सॉरी डायटोमिक। ये डायटोमिक है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। तो गामा का वैल्यू कितना लिखेंगे? 5 जब रखोगे ना तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 5, तो गामा का वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 1.4 हो गया। क्या गामा का वैल्यू मिल गया। आर का वैल्यू क्या रखेंगे? आर का वैल्यू रखेंगे 8.314। टेम्परेचर एसआई स्टैंडर्ड्स में गिवन है तो 300 केल्विन रख देंगे, 300 केल्विन रख दिया। एम नॉट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास अगर आप रख दोगे 32 तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आप मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस करते हो वो ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो, इसलिए उसको आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हो। मैंने आपको बताया कि आप ये आर का वैल्यू 8.314 तब यूज कर सकते हो जब आपने क्या किया है, सारे वैल्यूज को एसआई स्टैंडर्ड में रखा है। तो इसको आपको एसआई स्टैंडर्ड में रखने के लिए 10⁻³ kgs रखना पड़ेगा। अब सब वैल्यूज को रख दो इस फॉर्मूले में, सब्स्टिट्यूट करो, सिंपलीफाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। आपको वो और क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन के 500 में और ऑक्सीजन के 300 में क्या क्या स्पीड है वो कंपेयर कर लो। तो कंपेयर कर लेंगे ना भाई साहब, नाइट्रोजन का अलग कैलकुलेट कर लेंगे, ऑक्सीजन का अलग कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया है, ये जो मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला आया है वो आया है √ओवर ऑफ गामा RT अपॉन एम नॉट। तो अगर साफ साफ देखा जाए तो v जो है वो √t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या ये जो v है वो √t के डायरेक्टली, ये कुछ कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो स्पीड ऑफ द साउंड वेव का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। क्या इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, इसका ये मतलब नहीं कि सर क्वेश्चन नहीं आते। क्या जो स्टार्टिंग में प्रेशर वेव और ये सब पढ़ाया ना उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये सब से आएंगे भाई साहब क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मीडियम का उतना ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगा। फिर आप गामा से भी कंपेयर कर सकते हो, अलग अलग गैसेस के अलग अलग गामा है तो सेम टेम्परेचर में अलग अलग गामा पे भी कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको ना एक और तरीके से लिखा जाता है, वो लिखा मिल जाएगा। जैसे मान लो ऐसा बोला जाए कि इफ, डेरिवेशन के नाम से बता देता हूं, v जो है वो इक्वल्स टू है सम कांस्टेंट और ये t⁻²। बाकी सब अगर मैं एक ही गैस रखूं, अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे ही बात कर रहा हूं तो बाकी सब टर्म तो कांस्टेंट है ना, गामा और एम नॉट, तो मैंने उसको नहीं लिखा। मतलब जो वेव वेलोसिटी है v वो सम कांस्टेंट के √t के बराबर है। अब ऐसा बोला गया है, if at
T equals to 0 degree Celsius, the wave velocity is v naught, and at any temperature T degree Celsius, T degree Celsius लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन भी गिवन है, T डिग्री सेल्सियस लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस, the speed of sound is v, then find the relation between v and v naught, ठीक है। ये पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, तो अब जो पूछते हैं उसमें बात कर लेते हैं क्यों पूछते हैं भाई ऐसा। अब अगर आप देखोगे तो T इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस में ऐसा बोला गया कि वो कितना है, v नॉट है, तो मैं v नॉट को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सम कांस्टेंट k, और टेम्परेचर यहाँ पर हमेशा केल्विन स्केल में रखना होता है, तो ये हो जाएगा 273 का पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और v किसी टेम्परेचर में जब होगा तो वो हो जाएगा सम कांस्टेंट k 273 प्लस t पावर हाफ, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, v अपॉन v नॉट इज 273 प्लस t डिवाइडेड बाय 273 और पावर हाफ, लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। v अपॉन v नॉट डेरिवेशन तुमको याद नहीं रखना है, जो एंड रिजल्ट आएगा वो याद रख लेना, कोई क्वेश्चन पूछते हैं मेडिकल में, मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। v अपॉन v नॉट इज 273 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो t डिवाइडेड बाय 273 टू द पावर हाफ। अब अगर देखोगे तो 1 के सामने ये वैल्यू बहुत छोटा है क्या, क्योंकि मैंने टेम्परेचर को कितना लिया, लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस, मान लो 15 होता है तो 15 डिवाइडेड बाय 273 1 से बहुत छोटा है क्या, तो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करूं तो ये v अपॉन v नॉट को मैं 1 प्लस t डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 273 ऐसा भी लिख सकता हूं, और ये 2 टाइम्स ऑफ 273, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, दैट इंप्लाइज v इक्वल्स टू v नॉट 1 प्लस t डिवाइडेड बाय 546, ऐसा कुछ आ जाएगा क्या। तो ये एक रिलेशन होता है जो आप यूज कर सकते हो, इसमें भी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत क्वेश्चन होते हैं, स्कूल कॉलेज के में तो बहुत ज्यादा पूछते हैं कि अगर t इक्वल्स टू 0 पर इतना है तो t लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस 15 20 25 इसमें कितना होगा वो बताओ। बस इसमें याद रखेंगे ये जो t है ये किस में रखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ है, t डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ है, ये फॉर्मूला होगा, इसको यूज करना, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। अब मैं इसमें क्वेश्चन नहीं कराने वाला क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऐसा बोल देंगे कि t इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस में अगर 240 मीटर पर सेकंड है तो t इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय, या ऐसा ले लो, अच्छा वैल्यू ले लो कुछ 54 का आधा कितना होता है 27, हाँ 27.3 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो यहाँ पे 27.3 डिग्री सेल्सियस रख देना, सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या है, आंसर है। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्क्वायर ब्रैकेट में मैं जो भी लिख दूंगा ना वो सब इंपॉर्टेंट है, तो वो तुमको आना चाहिए। अच्छा जी, एक और वेरिएशन है वो भी बता देता हूं, उसमें से भी क्वेश्चन होता है। एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर को बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, एक ये वेरिएशन है, उसमें एक मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बता दिया। वेरिएशन इन स्पीड ऑफ साउंड, वेरिएशन इन स्पीड ऑफ साउंड with pressure, variation in speed of sound with pressure। अब हमने देखा था स्पीड ऑफ साउंड का वैल्यू आया था रूट ओवर ऑफ गामा पी अपॉन रो। अब इस फॉर्मूले को देखते ही बच्चा बोलता है ना कि भाई प्रेशर बढ़ा दो तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गलत रिलेशन। क्यों गलत है भाई साहब? अगर प्रेशर बढ़ता है ना तो डेंसिटी भी बढ़ता है। आपने प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव देखा था, और अगर नहीं भी देखा है तो आप देखो, हमने ये देखा है
पीवी इक्वल्स टू, ये जब ऐसा लिखूंगा ना डिजाइन, तो ये स्पीड वाला है और ये वॉल्यूम है, तो पीवी इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी। यहां पर देखा था P इक्वल्स टू, अभी एक आया था रिलेशन, रो एम नॉट आर इंटू टी। अब P अपॉन रो इक्वल्स टू आर टी अपॉन एम नॉट है क्या? अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। T ये जनरली हम आइसोथर्मल, ये हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट तब, क्योंकि टेम्परेचर से वेरिएशन हमने देख ही लिया, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट, एम नॉट भी कांस्टेंट, तो P अपॉन रो का ही वैल्यू कांस्टेंट है क्या? अगर P अपॉन रो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर को चेंज करने से, प्रेशर को चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना नो वेरिएशन, अगर आपने प्रेशर चेंज किया तो स्पीड ऑफ साउंड पर कोई वेरिएशन नहीं आने वाला। ये हो गया वेरिएशन इन स्पीड ऑफ साउंड विद प्रेशर। एक और टर्म होता है ह्यूमिडिटी, विथ ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। तो हमने देखा था कि स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है रूट ओवर ऑफ गामा पी अपॉन रो। अब डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर और डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो ऐसा लगता है कि ह्यूमिड एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ऐसा लगता है। लेकिन इन एक्चुअल में ड्राई एयर का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। ड्राई एयर, ये एक्सपेरिमेंटल है, मतलब ये एक्चुअल में होता है, ये मैंने नहीं लिखा अपने से सोच के। तो ड्राई एयर का सिंस डेंसिटी ज्यादा है, अब जितना ज्यादा डेंसिटी होगा स्पीड उतना ही कम होगा क्या? तो ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा है, अगर ड्राई एयर में डेंसिटी ज्यादा है तो ये बोलेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर। तो इतना स्पीड ऑफ साउंड में क्या था, वेरिएशन था। अब नेक्स्ट क्लास से अपन क्या करना है, रेजोनेंस कॉलम और ये सब पढ़ना है, तो वो देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था साउंड वेव का, मैंने साउंड वेव का नया चैप्टर स्टार्ट किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे देखने को। पहले का बहुत कम नॉलेज की जरूरत है, अगर आता है तभी ठीक है, नहीं आता है तभी ठीक है।